इलेक्शन कमीशन के हवाले से वजीर आजम ने को बहुत सारी बातें की। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी थी, आप क्योंकि खुद भी कानूनदान है, इलेक्शन की जो सारी कार्रवाई है आपका उसमें एक्सपीरियंस भी जो है वो है, फैसला आने के बाद और सेनेट इलेक्शन तक वजीर आजम का यह मानना है कि इलेक्शन कमीशन कुछ इकदाम कर सकता था जिसकी वजह से ये इलेक्शन जो है वो शफाफ हो सकते थे। कुछ हो सकता था आपकी नजर में, पॉसिबल था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के लिए? अस्सलाम वालेकुम रहमान, शुक्रिया। बात यह है कि अगर फैसला आएगा, फैसला क्या ओपिनियन आई है बेसिकली, ये तो सुप्रीम कोर्ट ने एक राय दे दी थी रेफरेंस पे जो उन्होंने दे दी, और वो राय दी उन्होंने मंडे वाले दिन, ऐसे ही है जी। अच्छा, और अब ऐसी सूरत हाल वो फैसला आएगा और उसमें ये कह दिया जाएगा जो सेनेट इंतखाबात है, जो असल राय ली गई थी वो यस और नो में थी कि सेनेट इंतखाबात आईने पाकिस्तान के तहत होने हैं या किसी और तरीके से। इलेक्शन कमीशन ने 2 बार वहां पे आके कहा और बड़ी मजबूती से कहा कि हमारी नजर में जब तक आर्टिकल 226 को अमेंड नहीं किया जा सकता, सीक्रेसी ऑफ बैलेट पेपर को खत्म नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने यह बात ठीक आईने पाकिस्तान के तहत ये इलेक्शन कमीशन इसको होल्ड करवाए और इलेक्शन कमीशन ये जरूर सोचे कि करप्ट प्रैक्टिस को कैसे रोका जा सकता है। एक बात जो कंफ्यूजन बार कोड वाली है ना, वो कहीं पे नहीं कहा। और रहमान जो उन्होंने जजमेंट रेफर की केस 1967 सुप्रीम कोर्ट, वो बड़े और तनाजुर में था। वो लोकल गवर्नमेंट का एक केस था, उसमें प्रिजाइडिंग ऑफिसर से गलती 2 3 4 लिख दिए, ये मिक्स हो जाएंगे, जब वो बॉक्स में जाएंगे तो वो नंबर डाल दिए। सिंध हाई कोर्ट ने वो इलेक्शन सेटिसाइड कर दिया कि जी ये तो सीक्रेसी ऑफ बैलेट खत्म हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने उस इलेक्शन को बचाने के लिए, उसमें लिखा हुआ है उस जजमेंट के अंदर 5 मेंबर कि ये इलेक्शन कोई कौमी असेंबली या सेनेट के इलेक्शंस नहीं है जहां पे इतना स्ट्रिंजेंट इंटरप्रिटेशन की जाए। ये लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर की गलती है, के पास आईने पाकिस्तान से बड़ा कोई कानून और कोई गाइडलाइन नहीं है। और इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने भी उन्होंने किया वो कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा, आजम नजीर तार साहब, कल ये भी बात हुई और हुकूमत की तरफ से एक इनिशियल रिस्पांस था इस फैसले को चैलेंज करने का। और कहा यह गया कि इस फैसले को चैलेंज जो है वो किया, बट वो बाद में नहीं हुआ और इसी वजह से जो है वो एतमाद का वोट लेने का फैसला किया। बट एक सवाल ये बहरहाल रहा कि अगर 7 वोट रिजेक्टेड है, 5 वोटों की लीड है, तो क्या हुकूमत इस फैसले को या यूसुफ रजा गिलानी के इलेक्शन के फैसले को, इसको कोई चैलेंज कर सकती है? कैसे चैलेंज करेंगे? ये आपके पास जीता हुआ कैंडिडेट है, उसको भेजने के लिए इररिबटेबल एविडेंस जरूरत होती है और वो एविडेंस होनी चाहिए इन शेप में एविडेंस में के पास है। अगली एक और बात ज़हन में रखना, ये जो पार्टी शोर मचा रही है कि जी वोट खरीदेगा, सीक्रेट बैलेट क्यों दिया गया है? सीक्रेट बैलेट इसलिए दिया गया कि आइन में एक क्लॉज है जो कि रिफेक्शन आप सब जानते हैं, 63A में वो जगह वो इंस्टेंसेस बता दिए गए जहां पे अगर आप अपनी पार्टी पॉलिसी से इनहराफ करेंगे तो आप डी सीट हो सकते हैं, आपको डिस्क्वालिफिकेशन का सामना हो सकता है। नंबर 1, अगर आप आईनी तरमीम के दौरान वोट देते हैं के खिलाफ, बिल में वोट करें पार्टी के खिलाफ, वजीर आजम और वजीर आला के इंतखाबात में या उनके अदम एतमाद में या एतमाद के वोट में आप वायलेट करें ओपन, तो आप पार्टी रुकनियत से चले जाते हैं। उसके अलावा जब ड्राफ्टर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ने सीक्रेट बैलेट दे के मेंबरान पार्लियामेंट को ये आजादी दी कि वो अपने ज़मीर के, अपनी सूझबूझ के मुताबिक वोट डाले, तो इस पे मेरे ख्याल में तो आप ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट का केस नहीं बनता। मैं अंदलीब साहब जी राइट, अंदलीब साहब, गवर्नमेंट बड़ी कन्विंस्ड है कि ये बिके हैं लोग। एतमाद के वोट वाले इस पे बाद में आते हैं, बट खान साहब की आज की तकरीर में उन्होंने पहले एक बड़ा अच्छा प्रेसिडेंट जो है वो सेट किया जब उन्होंने केपी में लोगों को जो है वो निकाला। ये जो 15-16 लोग या जितने भी हैं लोग, इनके हवाले से पार्टी के अंदर क्या कोई बात हुई है कि क्या इनका क्या करना है जिन लोगों ने खान साहब को जो है वो वोट नहीं दिया?
शुक्रिया रहमान। सबसे पहले तो ये केस जो है आप कानूनी भी और वो वैसे भी देख लें। यूसुफ रजा गिलानी का बेटा अली गिलानी, उसने ये अरबों रुपए की डील की। मैंने तो नहीं ये दिखाया, आपके चैनलों ने एक एक करके उसका एक एक डायलॉग दिखाया। अच्छा, इसमें कोई शक तो नहीं है। आधा घंटे बाद वो आया टीवी पे, आ कहता है मेरी वीडियो है। हाँ, मैं वोट का जिल्लत दो की तरीका बता रहा था। उनसे पूछा गया कि जी ये तो क्राइम है, कि नहीं, मैं उनको बता रहा था कि वोट तबाह कैसे करना है, उसको जाया कैसे करना है। उसके बाद उनके ऊपर 3 वीडियोस और आई, उसके बाद वो गायब हो गए। लेकिन वो तो इतराफ जुर्म कर चुके हैं। अच्छा, उनकी आवाज, उनकी शक्ल, उनके डायलॉग, उनके पैसे, उनकी निगोशिएशन और उनकी करप्शन के मुख्तलिफ तरीके। फॉर एग्जाम्पल, वो कहते हैं कि देखो, और ये आपने दिखाया हुआ आपके चैनल ने और सबने, कि जी आपको ये पैसे मिलेंगे, अगर आप पकड़े गए और आपको सीट नहीं मिलेगी तो आप फिक्र ना करें, एक तो हम आपको 10 करोड़ रुपया फंड्स देंगे और 5 करोड़ तो आपको पता है वैसे ही आप अपनी जेब में डालेंगे, 5 करोड़ आप लगा देना, और अगर ना हुआ तो ये। और ये सारा डायलॉग जो आज लेसन है, और ये बैठे हुए मेरे सारे साथी, ये पाकिस्तान की मुआशरे की जो मॉरल वैल्यूज है उस पे आज खान साहब ने तकरीर की है कि वो बंदा बैठा हुआ कह रहा है मैं अपनी बात से नहीं फिरूंगा, मैं बड़ा खानदानी बंदा हूं। ये उसके डायलॉग है, खानदानी बंदा हूं मैं इस बात से नहीं फिरूंगा। और ये उसका बेटा है, ठीक, जिसने चौधरी निसार जिस जमाने में था, मेरे साथ आके पीएमएलएन वाले बैठ के खुद, और वो आपने रिपोर्ट भी सारी अपने चैनलों पे दिखाई, चौधरी निसार ने आके अपनी जबरदस्त किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो वो करते हैं की, सुन ले। और उसमें क्या कहा? उसमें कहा ये वो शख्स है यूसुफ रजा गिलानी जिसको अर्दोगान की बीवी एक हार दे के गई सैलाब ज़दगान के लिए, गरीबों के लिए, और यूसुफ रजा गिलानी साहब की बीवी को पसंद आ गया और उनके घर में एफआईए की इन्वेस्टिगेशन लगाई, पता चला घर में ही था। ये पीएमएलएन वाले और इनसे सवाल ये ना साहब इसका जवाब देंगे, उनके लोग तो हैं, बट आपके भी अपने लोग हैं अंदलीब साहब, और ये बैठ के खुदा की दुहाई देखे, ये बैठ के सेलिब्रेट कर रहे हैं कि हमने पैसा दे के हॉर्स ट्रेडिंग करके, करप्शन करके, लोगों के जमीन खरीद के। अली रजा गिलानी जब मान गया, आपने उसकी वीडियोस देख लिया, आपने उसका इतराफ देख लिया, उसके बाद आप कहते हैं कि नहीं जी ये तो शक के, अभी भी कुछ पता ही नहीं। आप अवाम को बेवकूफ समझते हैं, आप समझते हैं लोगों को पता नहीं है। आप वो लोग हैं जो कहते हैं हॉर्स ट्रेडिंग के साथ खड़े, आप वो लोग हैं जिसने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाला, आप वो लोग हैं जो कहते हैं कि जी पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट होने दो, लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग नहीं रुकेगी। चलें, इसका मैं जवाब लेता हूं नाज साहब से और आजम नजीर तारड़ साहब से कि नून लीग की और पीपल्स पार्टी की जो पॉलिटिक्स है, लेकिन अब एतमाद का वोट है और फिर अगले चेयरमैन सेनेट का भी मामला है, क्या वहां पर भी जो है वो इसी तरह से होगा? जाहिर बात है अगर इस इलेक्शन में जो है वो आजम का ये कहना है कि कुछ लोग बिके हैं, तो क्या अगले ये जो 2 मरहले आ रहे हैं हुकूमत के लिए, क्या इसमें वो पार्टी के साथ खड़े होंगे या इसमें भी जो है वो बिक सकते हैं? एक ब्रेक के बाद आकर इस पे बात करते हैं।